देखो, जो आज हमारी जो क्लास होगी, आज और कल हमारा डेमो है, ठीक है। और आज और कल की टाइमिंग जो भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, अब जो आया है नहीं तो मैं उनसे तो कुछ अभी बोल नहीं पाऊंगा। जो आज की और कल की क्लास होगी उसकी रिकॉर्डिंग देनी है क्या, या परसों से लोगे आप रिकॉर्डिंग? नहीं, बट आज और कल वाली रिपीट तो मैं करूंगा नहीं। तो आज और कल वाली का भी ग्रुप बना लेंगे, आप सब जो है जिसको आज की रिकॉर्डिंग चाहिए होगी वो मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे अपना नंबर से मतलब मुझे मैसेज कर देना, तो मैं टेलीग्राम पे आपको ज्वाइन करा के, और जिन पे टेलीग्राम नहीं हो टेलीग्राम को इंस्टॉल कर लेना, तो फिर आपको वीडियो भेज दूंगा आज की। अब आज का हमारा क्या रहेगा शेड्यूल, ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आज और कल डेमो है, और मैं 2 सब्जेक्ट से डेमो दूंगा आपको। एक अकाउंट्स, अकाउंट्स में आप टॉपिक नोट कर लो जो मैं आज और कल में कराऊंगा, और उसे अपने कोर्स से मैच कर लेना। मतलब मैं कोर्स के हिसाब से करा रहा हूँ, ठीक है। जो आपके पास कोर्स होगा ना, कोर्स के हिसाब से चलेगा। तो सबसे पहले आप लिखो बुक कीपिंग मीनिंग एंड प्रोसेस। सबसे पहले लिखना बुक कीपिंग मीनिंग एंड प्रोसेस, नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग मीनिंग एंड प्रोसेस, नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बुक कीपिंग मीनिंग एंड प्रोसेस उसी से रिलेटेड है, और नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग एंड जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, ये अकाउंट्स में आज और कल कंप्लीट करेंगे। अच्छा, मैं पहले आपको एक बात बता दूं, आपने जो कोर्स ज्वाइन करा है वो क्रैश कोर्स है, तो थोड़ा सा तेज पढ़ाऊंगा। आप ये मत सोचना कि समझ में नहीं आ रहा, वो रिकॉर्डिंग में घर में कल देख लेना सुबह। थोड़ा तेज चलूंगा, जो भी मेरे नोट्स हैं पुराने और जो भी एमसीक्यू हैं वो मैं तेज बोलूंगा, फिर आपके डाउट आप कल पूछ लेना, ठीक है। अगर ये कंप्लीट करना है जल्दी जल्दी, कॉस्ट में लिख लो आज और कल। नेचर स्कोप एंड एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। नेचर स्कोप एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके बाद है कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स एंड एलिमेंट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, नेचर स्कोप एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स, क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स, क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। ये मैंने लिख लिया था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसे मैं कर रहा हूँ बंद, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो स्टैटिस्टिक्स है वो दूसरी मैडम पढ़ाएंगी, ठीक है। वो भी चार्टेड अकाउंटेंट है, वो आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ा देंगे एमसीक्यू लेवल पे फटाफट, जो भी टॉपिक वाइज सारे। और लॉ कोई और पढ़ाएंगे, वो कंपनी सेक्रेटरी के मतलब प्रोफेशनल लेवल पे है, वो आपको लॉ पढ़ाएंगे। अब जो 2 सब्जेक्ट है अकाउंटिंग एंड कॉस्ट वाला, वो मैं आज और कल कराऊंगा, उसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट मैं ही कराऊंगा, ठीक है। तो 2 दिन हम अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे। बाकी रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगा, मुझे मैसेज कर देना, टेलीग्राम अपना डाउनलोड कर लेना, उसमें भेजूंगा, ठीक है। अब स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको जो टॉपिक लगाया फटाफट से, अब देखो एक चीज और बता दूं लास्ट में, स्टार्ट करने से पहले मैंने मेन कोर्स पहले करा दिया है। मतलब जो भी मैक्सिमम चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ सारी मेन कोर्स में कवर्ड है, डिटेल में कवर्ड है। एक एक टॉपिक पे बहुत मतलब अंदर गए, एमसीक्यू करा लिया होगा थोड़ा बहुत, उसमें ज्यादा तो नहीं कराया। और अब जो है वो थोड़ा तेज हो, क्योंकि ये क्रैश कोर्स का बैच है, ये सबके लिए जस्ट एक अपॉर्चुनिटी है कि आप आओ, जितने भी टॉपिक वाइज आप एक रिवीजन ले लो, आपको यूट्यूब नहीं देखना पड़ेगा, आपको कॉलेज की किताबों से ज्यादा नहीं देखना पड़ेगा। और हाँ, कॉलेज की किताब में कई क्वेश्चन गलत होते हैं, तो आपको सही सही जो अपडेटेड चीजें हैं वो मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई सीए एग्जाम पेपर बनाएगा या कोई नॉलेजेबल पर्सन एग्जाम पेपर बनाएगा, तो वो किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देगा वो मेरे पास रहेंगे, ठीक है। आपके जो कॉलेज के होते हैं उसमें बड़ा कंफ्यूजन है, मतलब उसमें 2 ऑप्शन ऐसे लगता है सही है, जबकि होता एक सही है, और कई बार क्वेश्चन ही गलत बनते हैं एमसीक्यू में आपके कॉलेज लेवल पे। तो थोड़ा सा बेसिक को क्लियर करेंगे इसमें, ठीक है। अब चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ। और पहले मैं एमसीक्यू नहीं कराऊंगा, पहले मैं नोट्स करा रहा हूँ, नोट्स वही कराऊंगा जो मैंने खुद बना रखे हैं, हैंड रिटन नोट्स। 1 मिनट रुक जाओ जरा। पूरा बंद कर दो। स्क्रीन दिख रही है तो बता देना प्लीज, हाँ। स्क्रीन दिख रही है क्या?
राइटिंग समझ में नहीं आएगी तो मैं ओरली बोलूंगा फटाफट। स्क्रीन दिख रही है कि नहीं, जल्दी बोलेंगे? यस सर, दिख रही है सर। ठीक है ठीक है ठीक है। किसी को अगर स्क्रीन कट फट रही है तो बता देना मुझे, ठीक है? मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ आपको, ठीक है? तो सबसे पहले अकाउंट्स में जो टॉपिक है वो है कि अकाउंटिंग जब हम स्टार्ट करते हैं तो आपने रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ये सब पढ़ा होगा सबने। मैं यहाँ पे ये उम्मीद कर रहा हूँ कि सबके बेसिक क्लियर है पहले से, और मैं इसीलिए थोड़ा सा तेज बोल रहा हूँ। लेकिन किसका फोन है यार? तो जब आपको अकाउंट स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में दो तरह की एक्टिविटी होती है। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, देश में हमारे दो तरह की एक्टिविटी होती है, एक इकोनॉमिक और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है? याद रखेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है? जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन से रिलेटेड है, यानी हमारे देश में जो भी उत्पादन किया जा रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, आज कहीं ना कहीं किसी फैक्ट्री में सामान भी बनी रहा होगा, कहीं ना कहीं दुकानदार सामान बेच रहा होगा, यानी प्रोडक्शन तो कहीं ना कहीं हो रहा है गुड्स का भी और सर्विसेज का भी, ठीक है? और गुड्स का कंजम्पशन फिर उसके बाद होता है, यानी साइकिल चलती है। अगर मैं कुछ बना रहा हूँ, आप लोग आ रहे हो, पैसा दे रहे हो, कहीं से एक सर्कल घूमता रहता है। आपने पढ़ा होगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है? तो उससे रिलेटेड है। प्रोडक्शन होगी, फिर उसका कंजम्पशन होगा, सर्विसेज होंगी, गुड्स होगा, ये चलता रहता है मार्केट में। अब लोग जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो किस तरीके से कर रहे हैं, इसको मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया। एक बिजनेस, एक प्रोफेशन और एक एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस में कौन कौन से बिजनेस है? मैन्युफैक्चरिंग के करते हैं कई लोग, होलसेलर के करते हैं कई लोग रिटेलर के बिजनेस चला रहे हैं। प्रोफेशन में क्या होता है? जैसे हम लोग अपना प्रैक्टिस चलाते हैं 10 बजे से 6 बजे तक, मान लो प्रैक्टिस करते हैं, तो एज अ चार्टेड अकाउंटेंट या एज अ कंपनी सेक्रेटरी हमें क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल बोलते हैं, ठीक है? प्रोफेशन और बिजनेस में क्या डिफरेंस है? इनकम टैक्स में पढ़ाऊंगा। प्रोफेशन और बिजनेस में क्या डिफरेंस है? इनकम टैक्स में पढ़ाऊंगा, अभी रहने देते हैं। और तीसरा जरिया क्या है पैसे कमाने का इकोनॉमिक एक्टिविटी में? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में आप किसी और के अंडर में जॉब करते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलर, रिटेलर, ये तो बिजनेस हो गया। अगर आपके पास कोई डिग्री ऑफ नॉलेज है, स्पेसिफाइड डिग्री ऑफ नॉलेज है, तो आप प्रोफेशनल हो, और या फिर आप किसी के अंडर में जॉब कर रहे हो, तो ये हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब जो मेरा जो ओरिजिनल जो मेरा कोर्स था उसमें मैं आराम से इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल रहा था, इकोनॉमिक एक्टिविटी बड़े स्लोली बताया, पर मैंने आपको फटाफट रिवाइज करा रहा हूँ अपने पुराने नोट से सारा। उसके बाद अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो होता है, जैसे हमारी जो मदर है घर में कुकिंग कर रही है, कोई हाउस वाइफ है, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें कोई प्रोडक्शन नहीं है, कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही, तो वो हमारे देश की कौन सी एक्टिविटी है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप लोग थोड़ा साथ साथ कम्युनिकेट भी कर लो। अच्छा, जो हिंदी में बच्चे, जो हिंदी वाले बच्चे होंगे, उनको दिक्कत आ रही होगी तो मुझे बाद में बता देना क्या दिक्कत आ रही है। मुझे अभी कुछ भी समझ में आ नहीं रहा है कि कैसे कैसे दिक्कत आ सकती है अभी। अब देखो, मैं अब थोड़ा सा मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखो, जो भी दुकानदार है, जो मैन्युफैक्चर, जो होलसेलर है, रिटेलर है, जो मैन्युफैक्चरिंग करता है फैक्ट्री में कोई व्यक्ति, हर आदमी अपनी ट्रांजेक्शन का क्या चाहेगा? हिसाब किताब चाहेगा। हर आदमी अपनी ट्रांजेक्शन का क्या चाहेगा? हिसाब किताब चाहेगा। वो तो आप सबको पता है। प्रॉफिट निकालेगा, लॉस निकालेगा, एसेट देखेगा, लाइबिलिटी देखेगा, परफॉर्मेंस निकालेगा। तो ट्रेडिंग पीएनएल बना रखा है ना, वो परफॉर्मेंस के लिए होता है। और पोजीशन किससे पता चलती है? बैलेंस शीट से पता चलती है। ये सब बातें हम बाद में देखेंगे, ठीक है? ये सब बातें सुनते रहना है, कभी भी एमसीक्यू में कभी भी काम आ सकती है। लेकिन अकाउंट्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये दो चीजें होती है, ध्यान से देखो। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। इसका मतलब जब भी आप कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो ना, मोस्टली अगर आज कोई व्यक्ति अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो मम्मी जो हाउस वाइफ है वो रिकॉर्ड नहीं कर रही है अपना हिसाब किताब, कितनी रोटी बना रही है, क्या हो रहा है। लेकिन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं जितने भी लोग, वो अपना क्या कर सकते हैं? हिसाब किताब मेंटेन कर सकते हैं। तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी दो तरीके से परफॉर्म की जाती है, एक ट्रांजेक्शन के थ्रू और एक इवेंट के थ्रू। एक ट्रांजेक्शन के थ्रू और एक इवेंट के थ्रू, ठीक है? ट्रांजेक्शन में क्या होता है, मेरी बात को समझिए। ट्रांजेक्शन में क्या होता है? ट्रांजेक्शन में लेन देन टाइप का जो हो रहा है वो ट्रांजेक्शन है। जैसे आज मैं कहीं गया, मैंने सामान खरीदा। आज मैं कहीं गया, मैंने किसी से सर्विस ली, मैंने किसी से गुड्स खरीदे, मैंने बेचे, मैंने रेंट पे करा, मैंने सैलरी पे करी, मैंने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा करा, मैंने रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा करा। ये सब क्या है? ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन यानी परफॉर्मेंस। क्या बोले? परफॉर्मेंस, या फिर कोई बिजनेस, या फिर कोई एग्रीमेंट, ठीक है? अब कई बच्चे कहते हैं हमने एग्रीमेंट में एंटर करा, इसकी एंट्री होती है? एग्रीमेंट में एंटर करने की कोई एंट्री नहीं। एग्रीमेंट में एंटर करने की कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि अभी तक आपने कोई ट्रांजेक्शन में एंटर नहीं करा वैसे। लेकिन ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन में किताबों में एग्रीमेंट भी लिखा हुआ है, पर अगर पेपर में आता है कि एग्रीमेंट की भी एंट्री होती है, हाँ, लेकिन अगर उस एग्रीमेंट में मैंने एडवांस दिया तो, या उस एग्रीमेंट में मुझे एडवांस मिला तो वो ट्रांजेक्शन हो गई। तो वो क्या हो गई? ट्रांजेक्शन हो गई, वो रिकॉर्ड हो जाएगी फिर, ठीक है? मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने कैपिटल लगाई, दैट इज ट्रांजेक्शन, वो रिकॉर्ड होगी। मैंने गुड्स खरीदा, वो आपकी ट्रांजेक्शन है, रिकॉर्ड होगी। रेंट की पेमेंट, सैलरी की पेमेंट सब होगी। लेकिन बात को समझिए,
जब आप किसी की बैलेंस शीट देखते हो या किसी का प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग देखते हो, यानी प्रॉफिट लॉस निकालते हो या फिर बैलेंस शीट देखते हो, परफॉर्मेंस या पोजीशन जब आप देखते हो तो आपके Position. कुछ इवेंट होते हैं। इवेंट कभी लेन देन नहीं होती, इवेंट कभी भी क्या नहीं होती, लेन देन नहीं होती, वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन का एंड रिजल्ट, वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन का क्या है, एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट। जैसे आपने परचेज करा तो लास्ट में स्टॉक बच गया 31 मार्च को, आपने परचेज करा सामान। अब मुझे एक बात बताओ, क्या क्लोजिंग स्टॉक लेने जाओगे किसी के पास की स्टॉक दे अलग से, क्लोजिंग स्टॉक लाया हूं मैं 10,000 रुपए का, या वो परचेज में से बचेगा? परचेज में से बचेगा। जी सर। अब क्योंकि वो परचेज में से बच रहा है, परचेज क्या है, ट्रांजेक्शन, लेकिन उससे स्टॉक Transaction. बचेगा 31 मार्च को, वो एंड रिजल्ट। और क्लोजिंग स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज हम किसी भी अपने क्लाइंट को लोन भी दिलाते हैं मार्केट में, तो बहुत ज्यादा मैटर करता है स्टॉक, कितना स्टॉक उसके पास रहता है। उसका 80% उसको लिमिट मिलती है, उसके सेल का 20% मिलती है और उसके स्टॉक का 80% मिलती है। तो उसका देखो, अभी अभी देखो, अब लेट एडमिट हो रहे हैं, 6:20 पे भी एडमिट हो रहे हैं, देखो, और फिर मुझे बोलेंगे हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो देखो, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपका क्या है, इवेंट, ठीक है, Event. याद रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक इवेंट है, ट्रांजेक्शन। अब कई Event. बच्चे कह रहे हैं एमसीक्यू, Event, sir. एमसीक्यू, भाई एमसीक्यू इसी में से बन जाएगा कि क्लोजिंग स्टॉक इवेंट है या ट्रांजेक्शन है या बोथ। तो आपका जवाब क्या होगा, इवेंट। अब जैसे आपका Event. प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट आपका ग्रॉस होता है, प्रॉफिट आपका नेट होता है, दोनों के दोनों ही प्रॉफिट आपके क्या है, आप प्रॉफिट खरीद के लाते हो Event. या आपकी सेल माइनस कॉस्ट Event करके है। प्रॉफिट आता है? बताओ, क्या सेल में से कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट आता है कि नहीं? सेल में से कॉस्ट और माइनस कर तो वो एंड रिजल्ट है या ट्रांजेक्शन है? एंड End रिजल्ट। result, sir. एंड रिजल्ट वो है सर, आपकी इवेंट। बैलेंसिंग फिगर है या आपकी ट्रांजेक्शन है? बैलेंस शीट तो जहाँ बैलेंसिंग फिगर बोल रहा हूँ या एंड रिजल्ट बोल रहा हूँ, वहाँ पे आपको क्या बोलना है, इवेंट बोलना है। इवेंट। यहाँ इवेंट पे मैंने लास्ट में Event. कुछ एग्जांपल में लिख दिया, 3 एग्जांपल है, क्लोजिंग स्टॉक इवेंट है, प्रॉफिट ग्रॉस हो नेट हो जो भी हो वो इवेंट है, किसी भी एसेट और लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस यानी बैलेंसिंग फिगर जो भी बचती है, जैसे कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस, आपका किसका और क्लोजिंग बैलेंस बचता है, मशीन का क्लोजिंग बैलेंस। अब अगर आप इसको बोलोगे ट्रांजेक्शन एक इवेंट है, तो भाई साहब ये तो ट्रांजेक्शन करने के बाद डेप्रिसिएशन लगने के बाद मशीन का बैलेंस बचा है, तो ये सारे के सारे क्या है, एंड रिजल्ट, एंड रिजल्ट, एंड रिजल्ट, एंड रिजल्ट, खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। डेप्रिसिएशन ये पूछ रहे हैं कि ट्रांजेक्शन है कि इवेंट है। देखो, आपने मैचिंग कॉन्सेप्ट Event, सुना sir. होगा। अब देखो एक और एडमिट हो रहे हैं, आप मुझे एक बार बताइए, डेप्रिसिएशन ट्रांजेक्शन है कि इवेंट है? Event है सर। अरे सर, डेप्रिसिएशन इवेंट नहीं है, ट्रांजेक्शन है। आप बोलोगे डेप्रिसिएशन तो 31 मार्च को लगाते हैं हम, तो वो तो इवेंट हुआ, एंड रिजल्ट है वो। देखो मेरी एक बात समझो, मशीन को कभी आप खर्चे में दिखाई नहीं सकते पीएनएल में, आप उसे डेप्रिसिएशन की फॉर्म में दिखाते हो। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आज मैंने 10 लाख की मशीन खरीदी, मशीन कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? मशीन खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? कैपिटल। कैपिटल एक्सपेंडिचर है सर। उसे एक बार में खर्चे में दिखाते हो या टुकड़ों में दिखाते हो? टुकड़ों एक में। बार। सर। कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई फिक्स एसेट खरीद रहे हो तो टुकड़ों में दिखाओ? कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई फिक्स एसेट खरीद रहे हो तो जैसे जैसे बेनिफिट दे रही है वैसे वैसे उसका खर्चा दिखाओ? मैचिंग, यानी मैचिंग डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट। कौन से Matching. कॉन्सेप्ट से लगता है भाई? मैचिंग जी कॉन्सेप्ट। सर, मैचिंग सर। अब मैचिंग। पता है क्या हुआ, इसका भी एमसीक्यू भेज देते हैं ग्रुप में, डेप्रिसिएशन का कौन सा कॉन्सेप्ट है। अब मैंने तो सीए लेवल पे बता दिया, सीए के अकॉर्डिंग बता दिया मैचिंग, उसमें पता नहीं क्या क्या लिखते हैं वो और भी ऑप्शन दे देते हैं, गोइंग कंसर्न भी लिखते हैं। लेकिन मेन अगर कोई मुझसे पूछे जो हमारी सीए की किताबों में लिखा है डेप्रिसिएशन का पहला कॉन्सेप्ट, तो वो मैचिंग को बहुत अच्छे से वो बोलते हैं पहले। गोइंग कंसर्न क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब मशीन हम ये बोल रहे हैं कि आगे भी चलेगी, आगे भी हमारा बिजनेस चलेगा, तो भाई मशीन भी आगे चलेगी, तो हम डेप्रिसिएशन को उस हिसाब से बांट रहे हैं कि हम आगे भी तो बांटेंगे। हमने डिवाइड ही क्यों किया 5 बार में उसको, या 10 बार में क्यों डिवाइड किया आपने मशीन की वैल्यू को? क्योंकि आप उम्मीद कर रहे हो कि बिजनेस 5 या 10 साल चलेगा, तो गोइंग कंसर्न आपके दिमाग में है। तो डेप्रिसिएशन का गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट भी है और डेप्रिसिएशन का मैचिंग भी है। तो मैं वही कह रहा हूँ, एमसीक्यू भेजते हैं। अब अगर डेप्रिसिएशन का मेन कॉन्सेप्ट कोई मुझसे पूछता है, तो मेरा पहला आंसर क्या होता है, जो मतलब किताबों में Matching. एमसीक्यू आ सकता है, मैं ये कह रहा हूँ। हो सकता Matching है कि concept. मैचिंग और गोइंग कंसर्न एक साथ ना आए, तो आपके दिमाग में मेन मैचिंग रहना चाहिए। जिस दिन दोनों आ जाए तो बोथ ऑफ द अबव तो करना पड़ता है, लेकिन अगर मेन एक क्वेश्चन आ सकता है तो मैचिंग का आ सकता है, क्योंकि सीए की किताबों में मैचिंग का दे रहा है। गोइंग कंसर्न को डेप्रिसिएशन सर। में उन्होंने लिखा नहीं है एमसीक्यू, ये कह रहा हूँ। और ये लोग क्या करेंगे, पेपर वहीं से उठा लेंगे, फिर आप बोलोगे हमने गोइंग कंसर्न पढ़ा था, मैचिंग क्या पता आपके दिमाग में ही ना हो। तो आपको मेन दिमाग में मैचिंग रखना ही रखना है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, उस खर्चे को मैंने टुकड़ों टुकड़ों में दिखाया, तो इवेंट कहाँ से हुआ? वो तो एक ट्रांजेक्शन का टुकड़ा टुकड़ा बना रहा हूँ मैं बार ट्रांजेक्शन है बार, सर। और हर बार उसे एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो ना कोई क्लोजिंग स्टॉक है, ना वो कोई प्रॉफिट है, ना वो किसी चीज का क्लोजिंग बैलेंस है। वो उसे ट्रांजेक्शन मानेंगे, वो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हर साल,
क्योंकि उसकी मॉनेटरी फॉर्म में ट्रांजेक्शन पहली साल हो चुकी है, आपने पहले ही खर्चा कर दिया था, पर उसे बुक आपने हर साल उसे टुकड़े टुकड़ों में करा है। आ रही है बात समझ में? बाकी डाउट वैसे आप कल जी पूछ सर। लेना, Yes, आज sir. ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि डाउट मत पूछो, लेकिन आज थोड़ा सा मुझे बोलने दो बस। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इसके बाद मैंने तीसरे पॉइंट में लिखा है therefore everybody wants to keep records of all the transaction and event and to have information about the economic activity for decision making। इसीलिए यहाँ पे हमने बोला कि हर व्यक्ति जो बिजनेस चला रहा है, प्रोफेशन चला रहा है, वो क्या करेगा, वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहेगा किन दो चीजों का, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट का। दो चीजों का करेगा। अब ये नहीं बोला ट्रांजेक्शन का ही करेगा, इवेंट का भी करेगा ना, सबके स्टॉक भी होते हैं, प्रॉफिट भी होते हैं, सबके क्लोजिंग बैलेंस भी आते हैं। और ये किस चीज के लिए करते हैं रिकॉर्डिंग हम? लास्ट में तो अपने को एक ही काम करना है, Decision डिसीजन making के मेकिंग लिए, करनी है कि अपना Decision बिजनेस सही making। चल रहा है नहीं चल रहा है, कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत तो नहीं, कुछ चेंजेस की जरूरत तो नहीं। उसके बाद आती है अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अकाउंटिंग की डेफिनेशन में क्या, देखो एमसीक्यू तभी आएगा जब ये बेसिक आपका क्लियर रहेगा, क्योंकि अब मैं एमसीक्यू में लेके आ रखा हूँ क्लोजिंग स्टॉक क्या है और प्रॉफिट क्या है और डेप्रिसिएशन जैसा भी पूछा कि क्या है, तो फिर इसके लिए पहले क्लियर कर लो कॉन्सेप्ट। अच्छा, अकाउंटिंग के लिए क्या बोला था? अकाउंटिंग के लिए बोला था कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन और फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की कम्युनिकेशन। जैसे आप देखो बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करते हैं, छोटी छोटी कंपनियां या फिर मेरे जैसे प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो हमारे सीए की फर्म होती है, हमें किसी को इतने तरीके से कोई कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे में पब्लिक का पैसा कुछ नहीं लगा। लेकिन वो बड़ी बड़ी कंपनियां जहां पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो गई, टाटा हो गई, इन्फोसिस हो गई, ऐसी कंपनियों को क्या करना होता है? ऐसी कंपनियों को अपना पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके दूसरों को भी बताना है कि हमारे रिकॉर्ड किस तरीके का हमारा प्रॉफिट है या लॉस है, और इनके लिए ऑडिट मैंडेटरी है। सुना होगा आपने, इनको अपना ऑडिट भी कराना ही कराना है। Yes, sir. और ऑडिट कौन करेगा? चार्टेड अकाउंटेंट ही करेगा इनका तो। ठीक है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का सारा ऑडिट जो होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सारा कौन करता है? चार्टेड अकाउंटेंट ही करता है। उसको पावर दी है भाई इंडिया में, तो कुछ भी नहीं कर सकते। अब एक बात बताओ, जब उसको पावर दे दी कि भाई वो ऑडिट करेगा, तो वो क्या कर रहा है? वो ये चेक कर रहा है कि इनकी इन्फॉर्मेशन सारी ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, ट्रू एंड फेयर है कि नहीं। Fair. वो अपना ओपिनियन शेयर करेगा भाई जाके, तो वो अल्टीमेटली किसके काम आएगा? यूजर्स के। अल्टीमेटली किसके काम आएगा? इन्वेस्टर्स के, सप्लायर्स के, डेटर्स के। अब वो धीरे धीरे बताऊंगा कैसे कैसे काम आएगा, लेकिन अल्टीमेटली काम आएगा तो किसकी वजह से काम आया? अकाउंटिंग करने के बाद। ये वरना अगर अकाउंटिंग ही नहीं होगी तो ऑडिटिंग कहां से होगी? एक बहुत बढ़िया केस हुआ था, Yes, sir. एक कंपनी ऑडिट कराना भूल गई, एक कंपनी ऑडिट कराना ही भूल गई, मतलब अपने खाते चेक कराना भूल गई, तो कोर्ट में गया केस कि भाई इसने ऑडिट नहीं कराया, तो इसको ऑडिट ना कराने की पेनल्टी लगाई जाए। तो कस्टमर ने जो मतलब वो है जो जिसका ऑडिट होना था, वो कंपनी ने क्या बोला कि हमने तो अकाउंट ही मेंटेन नहीं करी। तो कोर्ट ने बोला इन्हें अकाउंट ना मेंटेन करने की पेनल्टी लगाएं कि ऑडिट ना कराने की पेनल्टी लगाएं। टैक्स ऑडिट का केस था, टैक्स का केस था, टैक्स ऑडिट का। टैक्स ऑडिट में क्या होता है? ऑडिट ना कराने की पेनल्टी अलग है, बुक्स ना मेंटेन करने की पेनल्टी अलग है। कोर्ट ने बोला जब तुम्हारे अकाउंट ही मेंटेन नहीं थे तो ऑडिट तो होना ही नहीं था ना। इसका मतलब ऑडिट की पेनल्टी लगी ही नहीं। किसकी पेनल्टी लगी? बुक्स मेंटेन ना करने की, खत्म हो गया। और फिर बोला यार बुक्स भी मेंटेन नहीं करी, ऑडिट भी नहीं कराया, तो कोर्ट ने बोला जब बुक्स ही मेंटेन नहीं है तो ऑडिट कैसे करते तुम? तो ऑडिट की पेनल्टी नहीं लगाई, किसकी लगाई? अकाउंटिंग ना करने की। यानी ऑडिटिंग के लिए क्या जरूरी है? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग सर। अल्टीमेटली हर व्यक्ति जो भी मार्केट में डिसीजन मेकिंग कर रहा है, हर व्यक्ति जो भी मार्केट में डिसीजन मेकिंग कर रहा है, वो अकाउंटिंग की मदद से करेगा कि इसकी प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। और बड़ी बड़ी कंपनियों में वो सही है कि गलत है वो कौन बताएगा? सीए आके ऑडिट करके बता के चला जाएगा। अब ट्रस्ट करना है कर लो। तो ऑडिट मैंडेटरी है कि वो है ऑप्शनल है कंपनियों में? नॉर्मल ऑडिट कह रहा हूँ। देखो ऑडिट भी दो प्रकार के कंपनी के होते हैं, एक कंपनी का ऑडिट होता है अपना, और एक टैक्स ऑडिट। एक टैक्स में उनका इनकम टैक्स का ऑडिट होता है। किसी को ऑडिट का सेक्शन पता है? टैक्स ऑडिट का? अरे मुझसे मत पूछ लेना जाने से कोई भी सेक्शन में, इतना अपडेट नहीं हूँ अभी, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आज ही क्रैश को। हाँ जी, टैक्स ऑडिट का सेक्शन पता है? 44 ए बी 44 AB 44 ए बी 44 AB। ये नोट कर लो भाई क्लास में, फिर मुझे मत कहना एमसीक्यू में आ गया था पेपर में, मुझे समझ में नहीं आया। 44 AB में टैक्स ऑडिट होता है, सीधी बात बस ये। किसका होता है? सबका होता है, चाहे कंपनी हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, एनी कुछ भी एनी पर्सन, उसको 44 AB में टैक्स ऑडिट कराना होता है। कब कराना होता है? टैक्स में बताओ। इनकम टैक्स का सेक्शन 44 AB, इनकम टैक्स एक्ट 1961, 44 AB टैक्स ऑडिट का सेक्शन। और कंपनी को टैक्स ऑडिट कब कराना है? किसी को पता है टैक्स ऑडिट कब होता है? इनकम टैक्स का ऑडिट कब होगा कंपनी का? किसी को पता है? अच्छा अभी देखो बच्चों, अब तक तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। जिसको नहीं पता तो लोचा है, जिसको नहीं पता तो लोचा है। इनकम टैक्स ऑडिट की वो तो बता दो रिक्वायरमेंट। बिफोर 31 सितंबर 2 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। 2 करोड़ से ऊपर पूछी मैंने, अमाउंट पूछी, लिमिट पूछी, कितनी अमाउंट के ऊपर जाने पे ऑडिट होगा टैक्स ऑडिट? 2 करोड़ या 8% ऑफ प्रॉफिट।
देखो मैं या आपको थोड़ा 8% ऑफ प्रॉफिट? बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत सारी चीजें हैं, मैं सारी क्लियर करूंगा, मेरे को रोज ये डील करनी पड़ती है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत दिमाग में कंफ्यूजन होता है। सबसे सिंपल लिमिट बताऊं पहले, 1 करोड़ से ऊपर, 1 करोड़ 1 करोड़ से ऊपर सिंपल सी लिमिट बता रहा हूँ पहले। अब कई बच्चों ने 2 करोड़ बोला, जो स्मॉल बिजनेस होते हैं ना उनके लिए 2 करोड़ 4480 बोलता है, 4480 बोलता है 2 करोड़ की लिमिट। और कई बच्चे कह रहे हैं अगर हमने प्रॉफिट अपनी सेल के 8% से कम दिखाया, क्या बोला मैंने, अगर हमने प्रॉफिट अपनी सेल के 8% से कम दिखाया, यानी हमने 4480 को वॉयलेट कर दिया, वो 8% प्रॉफिट रखने के लिए कहता है 4480। अब कई बच्चों को मैं इस समय दुश्मन लग रहा हूँ कि क्या नाप शनाप बोल रहा है, भाई अब तक आना चाहिए था, वो तो नहीं आता तो आपकी गलती है सारी, मुझे कोई दुख नहीं हो रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूँ इन्हें नहीं आ रहा है ये छोड़ देंगे, वो तो आपका फॉल्ट है कि आपको अब तक ये चीजें पता नहीं। दूसरी चीज, अगर आपने अपने सेल के 8% से भी कम प्रॉफिट दिखाया तो भी आपको ऑडिट कराना पड़ता है, लोग ये कराते हैं, ठीक है, वरना नॉर्मल लिमिट 1 करोड़। अच्छा, प्रोफेशनल के लिए लिमिट अलग है, 1 करोड़ 2 करोड़ ये सब बिजनेस के लिए बोल रहा हूँ, प्रोफेशनल के लिए 50 लाख है, यानी अगर उनकी टर्नओवर 50 लाख के ऊपर गई तो कराना है प्रोफेशनल को, मतलब मैं सीए हूँ, मेरा टर्नओवर 50 लाख से ऊपर जाएगा ना तो मुझे ऑडिट कराना। प्रोफेशनल की लिमिट 50 लाख है भाई साहब, ठीक है। अब ऐसी चीजें काम आती हैं पेपर में, ऐसे मत सोचो ये चीजें ऐसे हलवा पूरी और इग्नोर मार दोगे, वीडियो ऑफ करके बैठ गए आधे तो। अच्छा, बात क्या चल रही थी, बात ये चल रही थी कि कंपनियों को 2 ऑडिट कराने पड़ते हैं, एक टैक्स ऑडिट और एक नॉर्मल ऑडिट। कंपनी का एक स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है नॉर्मल अपना, वो कंपलसरी है, यानी कंपनी ऑडिट मैंडेटरी है। क्या बोला मैंने, कंपनी ऑडिट मैंडेटरी है, ठीक है। जो आपने 139 पढ़ा होगा, 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर वगैरह, अरे ऑडिट में पढ़ते हो क्या अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर वगैरह? यस सर। सर अरे भाई जान निकाल दी, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर पढ़ा होगा कभी, वो कंपनी ऑडिट है, वो मैंडेटरी है, वो भी सीए ही करता है। लेकिन टैक्स ऑडिट में लिमिट होती है, तब जाके ऑडिट करेगा, वो भी कौन करेगा, सीए। सीए ये करेगा सर। तो आप बोलते होंगे कि सीए टफ है, सीए टफ है, तो पावर ये दे रखी है, तब क्या कर सकते हैं, यानी कि लोग पैसा लगा रहे हैं सीए के रिपोर्ट के बेसिस पे, तो ऐसे ही होगा फिर। तो मैं अकाउंटिंग में ये सब लिखा था, डिसीजन मेकिंग होता है, ये होता है, वो होता है, अकाउंटिंग के बाद ऑडिटिंग हो जाएगा, फैसले वैसले ले लिए जाएंगे। एक बात बतानी है, एमसीक्यू में कई बच्चों को बड़ी टेंशन रहती है कि साल ना आ जाए, साल। तो अकाउंटिंग की मेन डेफिनेशन सीए इंस्टीट्यूट की किताब में लिखी है। अब आप मेरे से बोलोगे अकाउंटिंग वहां कब आई थी, वहां कब आई थी, मुझे सच में नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि पेपर के लिए मुझे क्या बताना है, पेपर के लिए बताना है कि सबसे पहले जो यहाँ पे अकाउंटिंग की डेफिनेशन है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने 1961 में दी थी, AICPA बोलते हैं शॉर्ट में, और ये डेफिनेशन दी गई थी 1961 में AICPA द्वारा, यानी ये बिल्कुल बेसिक बात सीए की किताब में लिखी है, और अभी भी बच्चे एडमिट हो रहे हैं। मजे की बात तो ये है, 6:30 बजे भी एडमिट हो रहे हैं, 6 बजे की क्लास में। अब कुछ नहीं पता कौन कहाँ से है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं। तो मुझे एक बार बता दो, अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है अभी, कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, सुना होगा आपने। अभी रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री को बोलते हैं, हाँ, क्लासिफाइंग लेजर बनाने को बोलते हैं, समराइजिंग ट्रायल बैलेंस और ये ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाने को बोलते हैं। उसके बाद पता है किसी को क्या होता है समराइजिंग के बाद? चलो कोई बच्चा बताएगा मुझे, रैंडम बच्चे से पूछ लेता हूँ मैं, इसकी वीडियो ऑन है भाई। देखो एक बात बताऊं, अगर आपने परसों से वीडियो ऑफ कर दी गलती से भी, तो वैसे ही वो बच्चे को पढ़ाऊंगा नहीं मैं, मतलब मैं चिल्ला रहा हूँ, आप लोग वीडियो ऑफ करके पूरे मजे ले रहे हो। वो देखो वीडियो ऑफ है, सारी वीडियो ऑफ है A to Z। विक्रांत तिवारी जरा बच्चों को बताओ, समराइजिंग के बाद अकाउंटिंग का स्टेप कौन सा है? एनालाइजिंग। और एक तो ना एमसीक्यू से पढ़ना बंद कर दो, आधे तो एमसीक्यू पढ़ रहे हैं, वो एमसीक्यू का मैंने पूछ लिया तो आता है, और वो एमसीक्यू का मैंने नहीं पूछा तो नहीं आता, पर टॉपिक वाइज कभी सब्जेक्ट कंप्लीट ही नहीं करा। तो एनालाइजिंग होता है उसके बाद, जो आप रेशियो एनालिसिस चैप्टर पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, रेशियो एनालिसिस चैप्टर जो आप पढ़ते हो वो बैलेंस शीट के बाद होता है, ठीक है। आधे बच्चों को पता नहीं होता, वो रेशियो एनालिसिस चैप्टर पढ़ने बैठ जाते हैं सीधे, तो वो बैलेंस शीट के बाद का स्टेप, समराइजिंग बैलेंस शीट को कवर करता है, उसके सीधे रेशियो एनालिसिस। अब फिर तो आप वो इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिसीजन मेकिंग, वो सब तो आप पढ़ते हो, वो बात की बात है। चलिए अगली अगली शीट निकालते हैं जल्दी से बच्चों। अब ये देखो अकाउंटिंग की पूरी समरी है, कैसे, ध्यान से सुनेंगे। अकाउंटिंग के 2 पार्ट बताए मैंने, एक जनरेटिंग द इन्फॉर्मेशन, एक यूजिंग द इन्फॉर्मेशन। क्या बोला मैंने? यार अब एक और एडमिट हो रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं। तो एक तो जनरेटिंग द इन्फॉर्मेशन है, यूजिंग द इन्फॉर्मेशन। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जनरेटिंग एंड यूजिंग। जनरेटिंग में कितनी चीजें कवर होती है, देखो 4 चीजें कवर होती है, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। बच्चों मीटिंग खत्म होने वाली है, जल्दी जल्दी देखो, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग। ये मीटिंग जैसी एंड होगी ना, बोलते बोलते ज्वाइन भी कर लेना दोबारा, 5 मिनट का ब्रेक लेना बस, मीटिंग एंड होने पे 5 मिनट का, उसके बाद ज्वाइन कर लेना। 7:30 वैसे फ्री कर दूंगा,
एमसीक्यू के साथ। देखो सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि अकाउंटिंग जो है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, मैक्सिमम बच्चों का आंसर क्या होता है? रिकॉर्डिंग से बोलते हैं कहीं, यानी जर्नल एंट्री से स्टार्ट करते हैं। तो पहले उन बच्चों की गलतफहमी के लिए बता दूं कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ठीक है? यानी रिकॉर्डिंग से भी पहला स्टेप आपको क्या देखना है? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन। बच्चों आइडेंटिफिकेशन में कुछ भी नहीं है, आइडेंटिफिकेशन में ट्रांजैक्शन और इवेंट को आइडेंटिफाई करना है। पहले तो ट्रांजैक्शन और इवेंट को आइडेंटिफाई करना है, और वो भी मॉनेटरी टर्म्स में, फाइनेंशियल टर्म्स में, यानी जो भी चीजें नॉन मॉनेटरी होती हैं जिनको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। पहली बात तो ना अकाउंटिंग में कोई लेने देना नहीं, यानी पहले ये आइडेंटिफाई कर लो कि कोई भी चीज रिकॉर्ड कर रहे हो वो मॉनेटरी टर्म्स में है कि नहीं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मजा आएगा आपको। इनकम टैक्स में ये केस हुआ था, हम बड़ा इसको डिस्कस करते हैं। एक इंसान का हार्ट का ऑपरेशन हुआ, तो उसने क्या करा, हार्ट का ऑपरेशन P&L में खर्चा दिखा दिया बिजनेस में, क्योंकि वो बिजनेस का ओनर था। तो उसने अपने हार्ट ऑपरेशन का जो खर्चा था वो P&L में प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चे में दिखा दिया। उससे क्या होगा? उसका प्रॉफिट क्या हो गया? कम कम हो गया। कम हो गया उसका टैक्स क्या, उसका टैक्स क्या हो गया? नील टैक्स भी कम हो गया सर। भाई साहब इनकम टैक्स में उसका केस चला। जब इनकम टैक्स में उसका केस चला तो फिर इनकम टैक्स ऑफिसर के हत्या, जब उसका केस चढ़ा तो उसने बोला भाई इसने तो हार्ट तो दिखा रखा है बैलेंस शीट में। हार्ट कहाँ दिखा रखा है? बैलेंस शीट में। और हार्ट का ऑपरेशन का खर्चा दिखा रखा है P&L। और बड़े मजे से उसका मैचिंग कॉन्सेप्ट भी पूरा हो रहा है। वो कह रहा है मेरी एसेट मेरी खड़ी है बुक्स में, उसका खर्चा भी तो दिख रहा है, मैचिंग। तो इनकम टैक्स भी बड़ा सदमे में आ गई, ऐसे कैसे कर सकता है? ठीक है, तो उसने क्या करा, एसेट तो दिखा दी बैलेंस शीट में, हार्ट कितनी वैल्यू पे दिखाया हो, उसने ले लिया होगा फेयर रेट, कोई हार्ट ट्रांसप्लांट का कोई रेट जो चल रहा होगा उतने पे दिखा दिया होगा उसने। हार्ट की वैल्यू कैसे करोगे? मैं अपने हार्ट की वैल्यू कौन बताएगा आज की डेट? उसने इनकम टैक्स में जवाब दिया कि जब मेरे हार्ट का जो है, मतलब अगर वही फंक्शन नहीं करेगा मेरा बिजनेस फंक्शन नहीं करेगा, साफ सीधी बात। तो मेरे लिए सबसे बड़ी एसेट तो मेरे हार्ट ब्रेन वगैरह है, और मैं इनका खर्चा क्लेम करूंगा। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपके बिजनेस से आपके हार्ट के ऑपरेशन के लिए पैसा निकलता है तो वो कहाँ जाता है अकाउंटिंग में? वैसे प्रॉफिट एंड लॉस। ड्राइंग्स 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 में ड्राइंग्स। ड्राइंग्स में सर। हाँ जी ड्राइंग्स में जाएगा, बिल्कुल ड्राइंग्स में जाएगा। अब वो ड्राइंग्स में गया ना, लेकिन उसने कहाँ दिखाया? P&L में खर्चे में दिखा दिया कि मेरे बिजनेस का खर्चा है। भाई मैं इंपॉर्टेंट हूँ अपने बिजनेस के लिए, साफ सीधी बात। बताओ इनकम टैक्स ने क्या जवाब दिया? इनकम टैक्स ने सीधे सीधे बोला जब आपकी हार्ट की जो वैल्यू है, एक तो उसका कोई डेप्रिसिएशन का रेट हमने आज तक मेंशन नहीं करा है, मतलब हार्ट पे डेप्रिसिएशन ही नहीं लग सकता ऐसे बोला, प्लस हार्ट की वैल्यू नहीं करा सकते आप, ऐसे बोला। यानी इनकम टैक्स ने सीधे सीधे आइडेंटिफिकेशन पे सवाल उठा दिया कि रिकॉर्डिंग कैसे कर लिया जब आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। यहाँ पे कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लगेगा ऐसे अगर आपसे पूछा जाए? आइडेंटिफिकेशन, बिजनेस बिजनेस एंटिटी एंटिटी कॉन्सेप्ट। नहीं, बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट याद आ रहा है मुझे, मनी मेजरमेंट। मनी मनी मेजरमेंट। मेजरमेंट। सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट यहाँ पे सर। मुझे याद आ रहा है कि मनी, ऐसे कोई पूछे कि मॉनेटरी टर्म्स में कोई चीज वैल्यू नहीं हो पा रही तो रिकॉर्ड नहीं होगी, तो कौन सा कॉन्सेप्ट? मनी मनी मेजरमेंट। भाई देखो मेरा सवाल सुनो, ऐसा हो रहा है अगर कि कोई चीज मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू नहीं हो पा रही है तो उसे हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो कौन सा कॉन्सेप्ट? मनी मेजरमेंट। जितने बच्चे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं ना, जितने बच्चे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं, वहां सवाल अलग तरीके का आता है। वहां सवाल ऐसा आता है कि एक व्यक्ति ने अपने पर्सनल खर्चों के लिए पैसा निकाल लिया है तो ड्राइंग्स में चला गया, कौन सा कॉन्सेप्ट? एक व्यक्ति पैसा, घर का पैसा बिजनेस में डाल रहा है, उसकी कैपिटल मानी गई, कौन सा कॉन्सेप्ट? इस तरीके से वो जो भी पूछेंगे पैसे का लेन देन एक ओनर के हिसाब से, जब भी वो बात करेंगे, ओनर की सैलरी, ओनर का इंटरेस्ट कैपिटल, ओनर का इंटरेस्ट ड्राइंग, कुछ भी ऐसी ऐसी बात करेंगे, ओनर से रिलेटेड बात करेंगे कि वो अलग है बिजनेस अलग है, तो आप बिजनेस एंटिटी बोलो। लेकिन जहां कोई व्यक्ति बड़ी सिंपल भाषा में बोल रहा है कि कोई चीज मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं हो पा रही है, हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट बीच में आ गया, तो फिर आप एंटिटी एंटिटी, आधे बच्चों ने तो मतलब इतना मजा आता है हर जगह एंटिटी ही लिख देते हैं वो, तो जहां एंटिटी दिखे, कहीं तो क्वेश्चन पढ़े भी ना एंटिटी, इतना पॉपुलर आंसर है एंटिटी। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब जो जर्नल एंट्री करते हो आप, ठीक है? जर्नल कहाँ होती है? सब्सिडरी बुक्स में। एमसीक्यू में कवर कर रहा हूँ, जर्नल कहाँ पे होती है? सब्सिडी बुक। कई बच्चे कह रहे हैं सब्सिडरी बुक्स बता दो, इसका अलग से चैप्टर है। सब्सिडरी बुक्स अलग से चैप्टर है। कितने तरह की सब्सिडरी बुक्स होती है? 8 तरह की सब्सिडरी बुक्स होती है। नीचे लिखा हुआ है 8 तरह की सब्सिडरी बुक्स होती है। कोई बच्चा है जिसने 8 की 8 रटी हुई है? कोई बच्चा है जिसने 8 की 8 रटी हुई है? सर कैश बुक, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर। पहले दिन इतनी मदद शुरू कर दी एक दूसरे की, बीआर बीपी ये सब एक रह गई यार कोई मस्त वाली। जर्नल प्रॉपर जो कहीं नहीं आता वो जर्नल प्रॉपर में आता है भाई साहब। जर्नल प्रॉपर। और एक ऐसी किताब बताओ, एक ऐसी किताब बताओ जो जर्नल भी और लेजर भी है। कैश बुक। कैश इसके बुक। बारे में बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है? और लेजर जो होगा वो प्रिंसिपल बुक होता है।
ऐसे याद रखेंगे। Yes, लेजर sir. यानी जो क्लासिफिकेशन होता है, देखो Principal क्लासिफाइंग book में है। लेजर बनते हैं, खाते बनते हैं, खाते प्रिंसिपल बुक में आते हैं। ये मैं थोड़ा सा कवर करा रहा हूँ एमसीक्यू के लिए, ठीक है। अभी मैंने जर्नल लेजर थोड़ा थोड़ा बताऊंगा बाद में। समराइजिंग में क्या आता है? ट्रायल बैलेंस और आपके फाइनल अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस और आपके फाइनल अकाउंट। फाइनल। अच्छा, आपको एक बात बताओ, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या नहीं? है सर। अच्छा, मतलब जैसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, वैसे इस मीटिंग को 3 मिनट रह गए, आपने 3 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेके फिर आना है वैसे वापस, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला, कहां से आपने ये सोर्स उठाया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है? कहां से उठाया आपने? ये कंपनीज एक्ट में कंपनियों के लिए लिखा है बस। ये कंपनीज Section एक्ट में 4 कंपनीज के लिए लिखा हुआ है। कौन से सेक्शन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है कंपनीज एक्ट के? 249 129 129 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है और उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड होता है उसमें। लेकिन नॉर्मली जो प्रोप्राइटरशिप होते हैं, पार्टनरशिप होते हैं, इनका कोई लॉ नहीं है। पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप का कोई भी लॉ नहीं है, तो इनके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बीच में आता है। बाकी लोगों के लिए कौन बीच में आता है बच्चों? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, और उसके तहत उन्हें कैश फ्लो बनाना। लेकिन कंपनीज में 129 में पहले से ही लिखा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, मैंडेटरी। आप बताओ ऐसी कौन कौन सी कंपनी है, ऐसी कौन कौन सी कंपनी है जिन्हें कैश फ्लो बनाने की जरूरत नहीं? स्टार्टअप्स के लिए नहीं है, स्मॉल स्मॉल कंपनी कंपनी, स्मॉल ऐसा कंपनी, कुछ डोरमेंट प्राइवेट नहीं लिखा है, कंपनी। वहां सीधे सीधे लिखा है स्मॉल कंपनी, वहां सीधे सीधे लिखा है 1% कंपनी, वहां सीधे सीधे लिखा है डोरमेंट कंपनी। तो जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, पेपर निकालने में इंटरेस्टेड हैं, वो आज स्मॉल कंपनी निकालेंगे, ठीक है। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में? 85 सेक्शन 285 285 2 ब्रैकेट में 85 285 लिख लिया करना भैया। 285 वीडियो कल देख के लिख लेना, मुझे मत कहना पेपर मीडियम लेवल भी आया तो। 2 ब्रैकेट में 85, सेक्शन 2 ब्रैकेट में 85 डालोगे, स्मॉल कंपनी आ जाएगा नेट पे, उसकी डेफिनेशन। उसके बाद ओपीसी की 262 2 ब्रैकेट में 60, 62 और गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन क्या है? ये लिख लो 455 455 लिख लो। इस तरीके से कभी कभी पेपर में कोई आ गया बाई चांस सेक्शन आ गया, जैसे 129 आ गया तो याद रहेगा ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बताता है 129, तो याद रखेंगे। ऐसे अगर कोई आ गया कि 455 का है तो डोरमेंट कंपनी, 285 लिखा आ गया। अब कई बच्चे कह यार इतना तो कोई पढ़ा नहीं, मान लो, तो वो आपकी कमी है। फिर से बोल रहा हूँ, इतना आना चाहिए, फिर पेपर टफ मत कहना वहां जाके। 2 ब्रैकेट में 85 स्मॉल कंपनी, 2 ब्रैकेट में 62 1% कंपनी। तो ये जो मैंने अभी तक आपको बताया, समराइजिंग तक इंफॉर्मेशन जनरेट होती है। समराइजिंग तक इंफॉर्मेशन क्या होती है? जनरेट होती है। जैसे आपका ब्लड टेस्ट होता है ना, जब ब्लड टेस्ट, तो ब्लड लेते हैं आपसे, तो ब्लड ले लिया यहाँ तक बस। अब उस ब्लड का जो रिपोर्ट आएगा, अब वो रिपोर्ट आनी शुरू होगी यहाँ से, यूजिंग से। यानी यहाँ ब्लड ले लिया गया है, डेटा इकट्ठा कर लिया गया है, उसे समराइज भी कर दिया होगा बाई चांस, लेकिन यहाँ पे अब रिपोर्ट बनेगी। जब आप रेशियो एनालिसिस करते हो तो देखोगे पॉइंट में आता है आंसर, 1 पॉइंट कुछ, 2 पॉइंट कुछ, इतना परसेंट, उतना परसेंट। तो आपकी रिपोर्ट कैसे आती है? शुगर लेवल, आपका पीलिया का जो बताते हैं, किडनी का बताते हैं, वो एक परसेंटेज पॉइंट ऐसे ऐसे रहता है। तो वो एनालाइजिंग है, क्योंकि वो आपकी एक समरी के बाद भी उसने और इजी डेटा कर दिया। यानी जब आप डेटा को समरी बना देते हो ना, तो लोगों तक तो समरी पहुंचती है, लेकिन अगर उस समरी को भी और आसान करना है तो एनालाइजिंग होता है। जैसे 2 कंपनियां, एक की सेल 10 लाख है, दूसरे की सेल 20 लाख है, तो ये तो आपको समरी से पता चल गया कि इसकी पूरे साल की सेल 10 लाख है, इसकी पूरे साल की सेल 20 लाख है, इसका नेट प्रॉफिट इतना है, इसका नेट प्रॉफिट इतना है। किससे पता चला? समरी से। लेकिन भैया परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या कमाए दोनों ने अपनी अपनी सेल पे, वो एनालाइजिंग करके पता चला। हो सकता है आपका डिसीजन बदल जाए, एक की सेल 10 लाख है और एक की सेल 20 लाख है, आप 20 लाख की तरफ जा रहे हो, नहीं, उसकी नेट प्रॉफिट की परसेंटेज ज्यादा अच्छी थी जब उसे डिवाइड